हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन लर्न आईएएस। तो जीएस पेपर 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशनशिप इस टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है कि द लॉन्ग सस्टेन इमेज ऑफ इंडिया एज अ लीडर ऑफ ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड नेशन हैज डिसअपियर्ड ऑन द अकाउंट ऑफ न्यू फाउंड रोल इन द इमर्जिंग ग्लोबल लीडर इलेबरेट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया की एक लॉन्ग सस्टेन इमेज थी कि इंडिया जो था वो लीडर था ऑप्रेस्ड और मार्जिनलाइज नेशन का, लेकिन हाल फिलहाल के टाइम पर इंडिया ने एक न्यू रोल की वजह से इंडिया ये जो अपना जो इमेज थी एज ए लीडर ऑफ मार्जिनलाइज एंड ऑप्रेस्ड नेशन वो डिसअपियर हो चुकी है। तो इसके लिए क्या रीजन है इसको आपको इलेबरेट करना है। मतलब आपको सिंपली लिखना है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में चेंज क्या हुआ है। पहले इंडिया एक लीडर था इमर्जिंग डेवलपिंग ऑपरेस्ट नेशन का, लेकिन हाल फिलहाल में ये जो इंडिया की इमेज थी वो कहीं ना कहीं डिसअपियर हो चुकी है। तो इसके बारे में आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रो में देखेंगे ये क्वेश्चन पूछने का सबसे मेन मकसद क्या था कि इंडिया की जो पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कोल्ड एरा में, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या इंडिया ने इसको छोड़ दिया है। क्वेश्चन की ये डिमांड है, क्या इंडिया ने कोई नया रोल फाइंड कर लिया है अपना ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले उसी से स्टार्ट होगा कि इंडिया एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ नाम मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट प्रोपोगेटेड इट्स विजन अमॉन्ग द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज। मतलब जब सारे देश जब इंडिपेंडेंट हो रहे थे और दो ब्लॉक बन चुके थे, एक तरफ था यूएसए, दूसरी तरफ था यूएसएसआर, तो इन दोनों में कोल्ड वॉर चल रहा था। तब इंडिया ने क्या मूवमेंट चलाई, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। मतलब जो नेशंस डेवलप हो चुके इंडिपेंडेंटली रिसेंटली डेवलप हुए हैं या फिर इंडिपेंडेंट हुए जस्ट रिसेंटली, या फिर जो नेशन जो स्मॉल और मार्जिनलाइज है, तो आप क्या करो, आप ना ही यूएसए को ज्वाइन करो ना ही यूएसएसआर को, लेकिन आप इंडिपेंडेंट रहो। हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे, ना ही यूएसए की तरफ ना ही यूएसएसआर की तरफ। तो इसकी वजह से इंडिया ने अपना एक रोल एस्टेब्लिश किया था पूरी दुनिया में, ठीक है, कि किसी भी कंट्री के साथ किसी भी ब्लॉक के साथ वो अलाइन नहीं करेंगे। और ये सारी जो नॉन अलाइनमेंट की आइडियाज थी, पीसफुल कोऑपरेशन की या फिर को एग्जिस्टेंस की या फिर इंपीरियलिज्म को एंड करेगा या फिर कोलोनाइजेशन को भी एंड करना है पूरी दुनिया में, इसकी वजह से इंडिया को एक इमेज मिली थी एज अ लीडर ऑफ द डेवलपिंग नेशन, लीडर ऑफ द मार्जिनलाइज एंड स्मॉल वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है। तो ऐसी इंडिया की इमेज बन चुकी थी क्योंकि इंडिया ने इनिशिएट किया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। तो हमने कंटेक्स्ट बता दिया अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो हम मेन बॉडी पे तरफ आएंगे और मेन बॉडी पे हम देखते क्या लिख सकते हैं। मेन बॉडी पे सबसे पहले हमको इंपॉर्टेंट क्या है मेन बॉडी का, कि रिसेंटली इंडिया की स्ट्रैटेजी कैसे चेंज हुई है। इंडिया ने अपना जो डेवलपिंग नेशन का लीडरशिप का रोल था वो कैसे डिसअपियर हुआ है। तो ये हमारा 70 to 80% आंसर यहाँ पर लाई करेगा। लेकिन उससे पहले हम ये कंटेक्स्ट दे देंगे कि ऐसे कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया को लीडर देखा जा रहा था डेवलपिंग या फिर मार्जिनलाइज नेशन का। तो ये कितना आंसर होगा, ये हमारा 20% बॉडी होगा सिर्फ, ठीक है। तो हम देखते हैं रीजंस दैट इंडिया बिकम अ लीडर ऑफ द डेवलपिंग नेशन मार्जिनलाइज नेशन। सबसे पहले था कि इंडिया की जो लीडरशिप थी या फिर आइडियलिस्टिक क्रेडेंशियल थे वो बहुत सस्टेन थे। इसको देखा जा सकता है कोल्ड वॉर एरा में जब हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का स्टार्ट किया, तो डिफरेंट जो नेशंस थे वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से जुड़ते गए। मतलब किसी भी एक ब्लॉक से ज्वाइन नहीं करेंगे, हम सॉवरेन रहेंगे और हमारी जो पॉलिसीज होगी वो भी सॉवरेन रहेगी। तो ये इंडिया के क्रेडेंशियल थे जिसकी वजह से इंडिया को लीडर देखा जा रहा था डेवलपिंग नेशन का। दूसरा पॉइंट था इंडिया ऑलवेज ट्राई टू अपहोल्ड इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉलर कंट्रीज। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो भी दोहा राउंड्स होते थे तो उसमें इंडिया जिक्र करता था कि आप स्मॉल नेशन को भी इक्वल प्लेटफॉर्म दो। उनके जो ट्रेड से या फिर उनके जो ट्रेड रिलेटेड इश्यूज है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आप उनको इक्वलिटी दो, उनको जस्टिस दो, ना कि सिर्फ डेवलप नेशन की सुनो, लेकिन डेवलपिंग नेशन को भी इक्वल राइट्स दो। आप हमारे एग्रीकल्चर के या फिर बाकी जो सर्विस रिलेटेड या फिर वर्ल्ड ट्रेड रिलेटेड जो इश्यूज है आप उन सबको इक्वली ट्रीट करो। ये इंडिया का हमेशा से स्टैंड था। कहाँ पर, जो दोहा के जो नेगोशिएशंस होते थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर। इसकी वजह से इंडिया को देखा जाता था कि इंडिया एज अ लीडर एक्ट कर रहा है हमारे डेवलपिंग या फिर मार्जिनलाइज नेशन का, ठीक है। दूसरी तरफ इंडिया क्या करता था, जो वल्नरेबल नेशंस थे उनके जो क्लाइमेट रिलेटेड निगोशिएशन या कंसर्न थे वो सारे के सारे वॉइस उठाता था। आपको पता है क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा थ्रेट कौन से नेशंस को है, जो छोटे नेशंस है या फिर जो आइलैंड नेशंस है, क्योंकि वो सबमर्ज हो जाने का सबसे ज्यादा डर है। तो उसकी वजह से
इंडिया इनका जो वॉइस है वो क्लाइमेट चेंज निगोशिएशन जो होते थे वर्ल्ड लेवल पर, तो उनमें वो रेज करता था इंडिया। तो इंडिया को फिर से लीडर देखा जाता था कि इंडिया एज अ क्लाइमेट चेंज जो स्मॉलर कंट्री है उनकी वॉइस उठाता है, और इंडिया की वॉइस को बहुत ज्यादा वैल्यू है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, तो इंडिया को लीडर देखा जा रहा था। और बाकी चीज़ों पर भी इंडिया अपना वॉइस उठाता था, जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या फिर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर जब भी इंडिया चुनकर जाता था तो वो सपोर्ट करता था डेवलपिंग कंट्रीज के कॉज को। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से इंडिया की एक इमेज, लॉन्ग सस्टेन इमेज थी कि इंडिया इज द लीडर ऑफ मार्जिनलाइज एंड द स्मॉल या फिर डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन हाल फिलहाल में जो रिसेंट की जो ग्लोबल रिलेशन में या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से इंडिया को भी अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी है, क्योंकि तब का एरा बिल्कुल डिफरेंट है आज के एरा से। ठीक है, तो हम वही रीजंस देखेंगे। व्हाट आर द रीजन फॉर द रिसेंट शिफ्ट इन इंडिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी। सबसे पहले कि इंडिया ने हाल फिलहाल में सबसे फोरफ्रंट में कौन सी चीज रखी है, तो अपने देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, पर कैपिटा इनकम या फिर जीडीपी को बढ़ाना। क्योंकि ये देखा जा सकता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो चुकी है, क्योंकि इंडिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी फुलफिल करना है, इंडिया को पॉवर्टी को भी खत्म करना है, इंडिया को हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में भी अच्छे से परफॉर्म करना है। और इंडिया हाल फिलहाल में जो डिफरेंट ग्लोबल लेवल पर जो वेरियस इंडेक्सेस होते हैं, इंडिया ट्राई कर रहा है कि उनमें अपनी रैंक इंप्रूव की जाए। मतलब क्या है, इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो सबसे फोरफ्रंट पे है। ये देखा जा सकता है एग्जांपल की तरह, जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो हरियाणा में समिट हुआ था 2006 में, तो इंडिया ने बाकी दूसरी चीजें अपने फोरफ्रंट पर रखी, जैसे एंटी टेररिज्म, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वेस्टिंग इन अफ्रीका। और आप देखते हो कि नाम किस चीज के लिए था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और नाम अभी रीओरिएंट हो रहा है। मतलब इंडिया क्या कर रहा है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को नया आयाम देने की कोशिश कर रहा है, नए नए डोर्स ओपन कर रहा है। जैसे मतलब नाम को यूज किया जाए, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, फाइट अगेंस्ट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वेस्टिंग इन अफ्रीका। और नाम जिस चीज के लिए ओरिजिन हुआ था वो कहीं ना कहीं डायलूट हो चुकी है। ठीक है, तो इससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इंडिया का कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिसेंटली इंडिया हैज जॉइन द क्वाड अलायंस। क्वाड अलायंस के 4 ग्रुपिंग में कौन से मेंबर्स आते हैं? सबसे पहले आता है जापान, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है यूएसए और इंडिया। और ये क्वाड ग्रुपिंग इसलिए बनाई गई थी क्योंकि चाइना का जो राइज है उसको काउंटर किया जा सके, चाइना की इंफ्लुएंस को इंडो पैसिफिक रीजन में। इसकी वजह से क्वाड ग्रुपिंग जो है वो ओपन की गई थी। लेकिन अर्लियर टाइम पर देखा गया है कि इंडिया कभी भी ऐसे रीजन से या फिर जो ग्रुपिंग से उसमें शामिल नहीं होता था जो सीधे सीधे किसी कंट्री को काउंटर करते थे, जैसे कि क्वाड। लेकिन हाल फिलहाल में इंडिया ओपनली क्वाड को ज्वाइन कर रहा है। मतलब ये क्या दिखा रहा है, इंडिया हैज शिफ्टेड इस पॉलिसी फ्रॉम आइडियलिज्म टू रियलिज्म। मतलब रियलिटी पर जो स्टांस है, तो उसकी जो सारी चीजें देखकर इंडिया ज्वाइन करेगा किसी भी ग्रुपिंग को। ओपनली चाइना को इन्फ्लुएंस या फिर चाइना का राइज काउंटर करने के लिए इंडिया किसी ग्रुपिंग को ज्वाइन कर रहा है, तो यह क्या दिखाता है कि इंडिया हैज ज्वाइनिंग द लीग ऑफ इलाइट नेशंस। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इसकी वजह से जो कहीं ना कहीं इंडिया की जो लॉन्ग सस्टेन इमेज थी एज एन मेंबर या फिर एज एन लीडर ऑफ द मार्जिनलाइज या फिर स्मॉल नेशंस, वो कहीं ना कहीं डायल्यूट होते हैं बिकॉज इंडिया इज ज्वाइनिंग द इलाइट नेशन लीग्स, क्योंकि इंडिया काउंटर करना चाहता है बड़े बड़े देशों को जैसे कि चाइना। ठीक है, हाल फिलहाल में और सारे पॉइंट है जिससे देखा जा सकता है कि इंडिया की जो इमेज है एज अ लीडर ऑफ द डेवलपिंग नेशंस वो डायल्यूट होती है। क्योंकि रिसेंटली एक रीजनल फोरम है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें देखा गया कि ये फिलहाल ठंडे बस्ते में है, मतलब इनएक्टिव हो चुका है, क्योंकि इंडिया ने इसको बाइकआउट किया है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान की वजह से। ठीक है, लेकिन यही सेम इंडिया क्या करता है, इंडिया बाकी जो रीजन है जहां पर पाकिस्तान भी है वहां पर तो पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन वो सार्क में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्योंकि रिसेंटली जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है एससीओ, उसमें पाकिस्तान भी है और इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट किया उस समिट में। लेकिन इंडिया ने सार्क में पाकिस्तान में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि इंडिया कहता है कि उसमें पाकिस्तान है, जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेगा तब तक इंडिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में पाकिस्तान के साथ इंडिया मीटिंग्स होल्ड कर रहा है। मतलब ये क्या दिखा रहा है, इंडिया कुछ ना कुछ सेल्फ सेंटर डिप्लोमेसी प्ले कर रहा है
जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इंडिया के आसपास के रीजन्स के जो नेशंस है वो अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, क्योंकि ये सारे सार्क का पार्ट है। इंडिया यहाँ पर इनएक्टिविटी दिखा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इंडिया अपने खुद के इंटरेस्ट को फोरहेड रख रहा है। इंडिया सेल्फ सेंटर डिप्लोमेसी प्ले कर रहा है, जो नेशनल इंटरेस्ट को अपहेल्ड करेंगे सिर्फ। तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया की जो रोल था एज ए लीडर ऑफ द डेवलपिंग नेशन वो कहीं ना कहीं डायल्यूट हो रहा है। अनदर एग्जाम्पल जिससे रिफ्लेक्ट होता है सेम चीज, कि इंडिया बिकमिंग द अलायन ऑफ द यूएसए, या किसी भी कर्टन के बिहाइंड का गेम नहीं रहा, मतलब छुपी हुई चीज नहीं रही कि इंडिया यूएस का अलाय बन चुका है। ये पूरा देश देख रहा है आज के टाइम में कि इंडिया कंप्लीटली यूएसए का अलाय बनता जा रहा है, क्योंकि इनके जो रिलेशंस है इंडिया यूएस के, ये आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स, या फिर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री डील्स, या फिर स्ट्रेटेजिक डील्स, या फिर न्यूक्लियर डील्स। इन सारी चीजों से यही दिखता है कि इंडिया कंप्लीटली अलाय बन चुका है, किसका, यूएसए का। तो इसकी वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है कि इंडिया ऑलरेडी ज्वाइंट यूएसए ब्लॉक, मतलब इंडिया ने खुद एक ब्लॉक ज्वाइन कर चुका है, और जो इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी उसका रिलेवेंट नहीं रहा। ऐसे क्रेडेंशियल, ऐसा मैसेज किसको जाता है, ऐसा स्मॉल एंड मार्जिनलाइज नेशन को जाता है कि इंडिया ने यूएसए का ब्लॉक ज्वाइन कर लिया है। ठीक है। दूसरा चीज है कि नेबरिंग कंट्रीज भी ब्लेम करती है इंडिया को कि आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में जो है वो इंटरफेयर करते हो। ठीक है। जैसे कि नेपाल है, वो हमेशा ब्लेम करता है इंडिया को कि आप बिग ब्रदर का रोल प्ले करते हो, हमारे जो इंटरनल अफेयर है उसमें जो है वो इंटरफेयर करते हो। इसकी वजह से फ्रिक्शंस होता है इंडिया और आसपास के देशों में। मतलब क्या है, स्मॉल देश और इंडिया में फ्रिक्शन तैयार हो गए। मतलब क्या है कि वो पहले की तरह परसीव नहीं करती इंडिया को। जब भी इंडिया इंटरफेयर करता था पहले के टाइम में, तब इंडिया को देखा जाता था कि इंडिया हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं देखा जाता। अब आज का टाइम देखा जाता है कि इंडिया बिग ब्रदर का रोल प्ले कर रहा है, वो इंटरफेयर कर रहा है, और वो अच्छी चीज नहीं है। ये स्मॉल नेशन इंडिया को एज ए लीडर नहीं देख रहे। ठीक है। और जैसे कि इंडिया रिसेंटली जो अपनी प्रेजेंस दिखा चुका है G7 के नेशंस में, हाल फिलहाल में ब्रिटेन या फ्रांस दोनों ने इनवाइट किया तो इंडिया को। OIC के कंट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका इंडिया भी मेंबर नहीं है, फिर भी इंडिया को इन्वाइट किया गया था। इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है, इससे रिफ्लेक्ट होता है कि इंडिया की रेपुटेशन कितनी बढ़ चुकी है, और इससे जो स्मॉल एंड मार्जिनाइज कंट्रीज है, नेशंस है, वो और आइसोलेट हो जाते हैं, वो और इंडिया से दूर चले जाते हैं। वो इंडिया को देखते हैं कि इंडिया इस ब्लॉक में शामिल हो गया है जहां पर इलाइट मेंबर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे USSR, जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज या फिर रशिया। ये सारे जो इलाइट मेंबर्स है, इंडिया उनका पार्ट हो चुका है। अब इंडिया हाल फिलहाल में स्मॉल और मार्जिनलाइज नेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से इंडिया की जो इमेज है सेल्फ सस्टेन लॉन्ग रन, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो चुकी है। कंक्लूजन में हमने सारे पॉइंट्स उसी की, जो हमारे क्वेश्चन की टोन थी उसी टोन में लिखे हैं हमने अपनी बॉडी, लेकिन हमारा जो कंक्लूजन होगा वो बॉडी का सहारा नहीं लेगा। हमारा कंक्लूजन होगा वो एक बैलेंस होगा। ठीक है। तो देखते हैं कैसा लिखा है। कंक्लूजन कहता है कि यस, इंडिया हैज चेंज हिज फॉरेन पॉलिसी डेफिनेटली, बट इंडिया ने अपने जो इथोस, वैल्यूज और कल्चर है उसको नहीं छोड़ा। इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज की है, क्योंकि सबसे ऊपर क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट ही होता है और कुछ नहीं होता। लेकिन इंडिया ने अपने इथोस, वैल्यूज और कल्चर को नहीं छोड़ा। यह रिफ्लेक्ट होता है कि जब नेपाल में अर्थक्वेक आया तो सबसे पहले हेल्प किसने की, इंडिया ही भाग कर गया। इंडिया ने सबसे पहले अपने जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो नेपाल में चलाए। ठीक है। और नेपाल को हेल्प की एमर्ज हो चुके अर्थक्वेक के डिजास्टर से। मालदीव्स में जब उनका जो वाटर प्यूरिफाइंग प्लांट था वो जब फेल्ड हुआ तो सबसे पहले कौन हेल्प को पहुंचा, सबसे पहले इंडिया हेल्प को पहुंचा। इंडिया ने अपने जो वाटर प्यूरिफाइंग प्लांट थे वो भेज दिए शिप के सहारे। तो क्या रिफ्लेक्ट होता है कि इंडिया अभी भी हेल्प कर रहा है। आप रिसेंट टाइम देख लो, जब कोविड का 19 का टाइम है, इंडिया ने सिर्फ अपने आप को नहीं संभाला, लेकिन आसपास के छोटे देशों को भी संभाला। इंडिया ने आसपास के देशों में क्या भेजा, मास्क भेजे, सैनिटाइजर्स भेजे, पीपीई किट भेजे, फूड के जो पैकेट्स थे वो भेजे। और हाल फिलहाल में जस्ट रिसेंटली रशिया ने क्या किया, वैक्सीन डेवलप कर ली और उसके बाद 20 लाख वैक्सीन डोसेस भेज दिए बांग्लादेश को, 5 लाख वैक्सीन भेज दिए नेपाल को, 15 लाख भेज दिए साउथ अफ्रीका को। बल्कि इंडिया खुद 125 करोड़ नेशन का पीपल है, इसके बावजूद भी इंडिया ने आसपास के पड़ोस को हेल्प कर दी। तो ये क्या होता है, ये दिखा रहा है इंडिया का रोल है कि इंडिया ने भले अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर दी हो, लेकिन इंडिया ने अपने इथोस, वैल्यूज और कल्चर नहीं चेंज किए। ठीक है। मतलब दिस ऑल शोज इंडिया इज स्टिल ट्राइंग टू बैलेंस इट्स रिलेशन बिटवीन
डेवलप वर्ल्ड एक साइड पे और डेवलपिंग वर्ल्ड मार्जिनलाइज रिलेशंस एक साइड पर। इंडिया बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया ना को इनकी तरफ जाना चाहता है कंप्लीटली, ना ही इनकी तरफ, लेकिन सबसे ऊपर मोस्ट प्रायोरिटी पर इंडिया क्या रखना चाहता है, अपना खुद का नेशनल इंटरेस्ट, और सबसे बड़ा क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट ही होता है। ठीक है, तो हमने एक बैलेंस अपना कंक्लूजन दे दिया। तो ये था आज के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।